नमस्कार। बीते 11 वर्षों की अगर बात की जाए, हमने न जाने कितने ही सपनों को साकार होते देखा है। मेक इन इंडिया के मैजिक को देखा है और साथ ही हमने देखा है विकास के प्रगति पथ पर तेजी से फराटा भरते भारत को, जिसकी बानगी आज एक बार फिर देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर में विकास के सबसे ऊंचे सेतु का उद्घाटन होने जा रहा है, या यूं कहा जाए कि आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल आज देखेगा हमारा जो पूरी दुनिया है वो उसको देखेगी। चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल और अंजी में भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल के साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और श्रीनगर के बीच तेज रफ्तार से चलने के लिए तैयार है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे का एक नया अध्याय जो है वो आज माना जा रहा है कि उसकी शुरुआत भी होगी। तो बिना देरी के इस विशेष कार्यक्रम की आइए हम भी शुरुआत करते हैं। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। धन्यवाद मुकुल। और जिस तरह से आपने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक इस लिहाज से कि आज केवल बुनियादी ढांचे की बड़ी परियोजनाओं को समर्पित नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये भारत को और भारत के करीब ला रहा है। एक तरह से देखें तो आज का दिन ऐतिहासिक है, न केवल रेलवे परियोजनाओं के लिए, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बल्कि ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए, ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आज के दिन में कौन कौन सी वो बड़ी परियोजनाएं हैं जो आज प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, वो कौन से बड़े कार्यक्रम हैं, उन पर हम आपको सीधे लिए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज शुक्रवार का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश को कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में, जैसा कि मुकुल ने बताया, कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज शामिल है। साथ ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की सेवा भी शुरू की जाएगी। आपको ये दिखाते हैं रिपोर्ट, और उसके बाद फिर हम अपने इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल अजय, और हमारे जो दर्शक हैं वो देख भी पा रहे होंगे कैसे ये चिनाब का वो पुल जो कि आज हम जिसकी वजह से कह रहे हैं कि पूरा विश्व जो है भारत की इंजीनियरिंग का कमाल देखेगा, और उस पर फराटा भरती वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो भी नजर आ रही है। और उसी वजह से जम्मू कश्मीर में विकास का जो सबसे ऊंचा सेतु है उसके साथ ही आज का दिन भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा स्टील से बना ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जम्मू श्रीनगर के बीच मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में ये बड़ा कदम है। ब्रिज का डिजाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिजाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। इस ब्रिज के बन जाने से घाटी और जम्मू के बीच की जो दूरी है वो महज 3 से 4 घंटे की रह जाएगी। कटरा और जम्मू से जब ट्रेन चलेगी तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये श्रीनगर जो है 3 से 4 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगी। साथ ही साथ जो गुड्स ट्रेन है उनको लेकर के भी इस ब्रिज का इस तरीके से निर्माण किया गया है कि ये 25 एक्सल टन का जो लोड है वो उठा सकती है। पीएम देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कटरा बानिहाल रेल खंड पर बने इस ब्रिज का निर्माण मात्र 11 महीने में पूरा किया गया। नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर स्थित और 96 केबलों के सहारे बने इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। पीएम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है। इस रेल मार्ग में करीब 119 किलोमीटर का सफर सुरंगों से होकर गुजरता है। परियोजना के तहत 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शामिल है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पीएम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। ट्रेन को कश्मीर घाटी की कठिन जलवायु परिस्थितियों में सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेल की सीटी और रेल की छुक छुक का रोमांच अब कश्मीर की हसीन वादियों में भी सुनी और देखी जा सकती है, क्योंकि कटरा से वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुसाफिर और पर्यटक श्रीनगर तक की यात्रा अब बेखौफ कर सकेंगे और सड़क के दोनों किनारे, पटरियों के दोनों किनारे जो खूबसूरत और विहंगम दृश्य हैं उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में ये परियोजनाएं बेहद लाभकारी मानी जा रही हैं। पीएम कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार देंगे। अभिषेक सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने क्या कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है आज के दिन की अगर बात की जाए, और आखिर क्यों विकसित भारत का प्रतीक माना जा रहा है चेनाब ब्रिज को, ऐसा क्या कुछ खास है इसमें, सारी जानकारी आपको हम यहाँ बताएंगे। किस तरीके से अगर देखा जाए ना सिर्फ अलग अलग क्षमताओं की अगर बात करें वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा ये सेतु है और क्या इसमें कुछ खास है ये हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। किस तरह से अगर देखा जाए विकास का सबसे ऊंचा सेतु चेनाब रेल पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ये, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से देखिए दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की जो ऊंचाई की हम बात करें 359 मीटर इसकी ऊंचाई है, जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं। और खासतौर से अंदाजा अगर आप लगाएं तो कुतुब मीनार से 3 गुना ऊंचा है ये ब्रिज, जिस पर आप देख रहे हैं कि वंदे भारत फर्राटा भरती हुई नजर आ रही है। साथ ही एफिल टावर की अगर बात की जाए जो कि 7 अजूबों में शामिल है, उसमें 35 मीटर से अधिक उसकी चेनाब की उससे भी ज्यादा ऊंचाई है। वहीं अगर बात हम करते हैं करीब 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है ये, और सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज खासतौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि 28,000 मेट्रिक टन जो स्टील है उससे इस पुल का निर्माण किया गया है। 28,000 मेट्रिक टन स्टील इसमें लगी है। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो इसके डिजाइन की खासतौर से बात की जाती है। और चेनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आखिर किस वजह से है, क्या इसमें कुछ खास है, लगातार आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि कैसे दुनिया में सबसे ऊंचे ब्रिज की जो ऊंचाई है 359 मीटर, यही वो चेनाब ब्रिज है जिसका आपसे कुछ देर बाद उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ और क्या कुछ खास है ये आपको यहाँ हम बता देते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं 331 मीटर की, यानी अंजी ब्रिज की अगर बात की जाए, ये अंजी ब्रिज है यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है करीब 331 मीटर की है। ये ना सिर्फ चेनाब बल्कि अंजी जो है उसका भी आज उद्घाटन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं जो केबल इसमें लगी हुई हैं, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो करीब 725 मीटर लंबा ये पूरा पुल है, केबल स्टेड पुल भारत का पहला। और किस तरीके से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और खासतौर से अगर बात की जाए इसके पालन की तो 193 मीटर है, और उसी वजह से ये अपने आप में बेहद खास है। अंजी ब्रिज की जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि किस तरीके से इसकी ऊंचाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, पालन की बात की जाए, केबल की भी अगर हम बात करें तो आप बता दें 96 केबल जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और उसी के साथ साथ ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कैसे इसकी जो पकड़ है उसको और मजबूत बना रही है केबल स्टेड, ये पूरा हमारा जो अंजी ब्रिज है। इसके साथ साथ अगर पिछले 11 वर्षों की हम बात करते हैं उसमें हमने देखा कैसे रेलवे हमारा आधुनिक हुआ है, और किस तरह की ऐतिहासिक उपलब्धि आज जो जुड़ने जा रही हैं उनकी भी अगर बात की जाए तो आपको बता दें रेलवे की ऐतिहासिक उपलब्धियों में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी हम आज से देखेंगे कैसे शुरुआत होती है। और ये भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। इंजीनियरिंग का एक कमाल जो है वो हमें यहाँ नजर आता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो आर्च ब्रिज आप देख रहे हैं, क्योंकि कटरा से श्रीनगर तक के वंदे भारत ट्रेन से जो 8 घंटे का सफर था वो अब महज 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यापार, पर्यटन और जो विकास है उसकी रफ्तार जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी। 8 घंटे के मुकाबले 3 घंटे में अब जो पहुंच है वो हो सकेगी, और करीब 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से जो ब्रिज है इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन की ये अहम कड़ी है, जो कि कहीं ना कहीं जो अब आपको हम बता रहे हैं जिस तरीके से व्यापार की बात की जाए, पर्यटन की बात की जाए, उन सभी को और ज़्यादा गति हुई देती हुई नजर आएगी। और खासतौर से कैसे जो इंजीनियरिंग है उसका कमाल हमें देखने को मिलता है, उसमें क्या कुछ खास है। तो ब्रिज को बनाने में आपको बता दें खास केवल
ट्रेन सिस्टम का जो इसमें पूरा प्रयोग है वो किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए जो मौसम की चरम स्थितियां हैं उनमें शुद्धता इसकी सुनिश्चित होगी, यानी प्रतिकूल प्रभाव जो है मौसम का, अगर 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही हैं, जब भी ये पुल ऐसे ही हमें नजर आएगा, उतनी इसकी क्षमता है। इसके साथ साथ तेज तीव्रता के जो भूकंप हैं उनको सहने में भी ये सक्षम है, भूकंप रोधी इसको बनाया गया है। साथ ही पुल जो है उच्च तीव्रता वाले विस्फोटों को झेलने में भी सक्षम है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, हालात हैं, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसको भी ये पूरी तरीके से झेल पाएगा। और भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल और तकनीक का बेजोड़ नमूना जो है वो आज पूरी दुनिया यहाँ देख रही है। ब्रिज को बनाने में एक खास केबल ट्रेन सिस्टम का प्रयोग, जैसा आपको लगातार बता रहे हैं, वो किया गया है। तो ये जो बेजोड़ उदाहरण है और खासतौर से अजूबा इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 7 अजूबे हैं उसमें एफिल टावर, उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये चेनाब ब्रिज जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और खासतौर से अजय अगर देखा जाए तो भारतीय रेलवे हम कह सकते हैं कैसे लगातार 11 वर्षों में ना सिर्फ विकास पथ पर बढ़ती हुई नजर आती है। आपने बिल्कुल सही कहा मुकुल। और ये भारतीय रेल की अगर हम बात करें तो भारतीय रेल की जो रफ्तार है वो बीते 11 सालों में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ी है, वो न सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है बल्कि व्यापार और पूरे समाज को, पूरे भारत को और ज़्यादा करीब लेकर के आती है। और आज हम कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक इस लिहाज से है क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक अब रेल नेटवर्क से भारत जुड़ चुका है और इसलिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक हो जाता है। तमाम चुनौतियों के बावजूद, तमाम बाधाओं के बावजूद इस बड़े बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को पूरा किया गया है। मुश्किलों के बीच इन इंजीनियरिंग मार्वल को तैयार किया गया है और आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे उधमपुर और उसके बाद ये जो तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और किस तरह से ये पूरी दशा बदलेगी उस पर हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और बताएं कि अब माता श्री वैष्णो देवी जो कि कटरा में है, उनके जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं, वो जम्मू कश्मीर के भीतर यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वो आसानी से अब जम्मू और श्रीनगर की जो बीच की दूरी है वो करीब करीब अब खत्म मानिए आप। भारतीय रेलवे की जो पहल है, कटरा में श्रद्धालुओं ने सराहना की है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है, आपको सुनवाते हैं। कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन उड़ान भरने वाली है और इस उड़ान में जो मुसाफिर, जो श्रद्धालु कठिनतम यात्राओं से गुजरते थे, उनके लिए ये राह कितनी आसान होगी, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हिली एरिया में बड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को आने जाने की, और ये जो ब्रिज की बात सर कर रहे हैं तो उस ब्रिज से कनेक्टिविटी जो है वो डायरेक्ट बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो कंस्ट्रक्शन और इन चीजों पे बहुत काम करते हैं। मोदी गवर्नमेंट है जब से देश को इन चीजों में फायदा ही हो रहा है और यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, काफी लोगों को आने में बहुत कन्वेंस इजी हो जाएगा। हवाई जहाज का खर्चा कम हो जाएगा और ट्रेन से यात्रा करना लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है। अगर हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, 3-4 घंटे पहले जाना पड़ता है, लेकिन अब तो बहुत इजी हो जाएगा। जब हमें पता चला कि मोदी जी ये ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत, तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम बिना किसी रुकावट के वहाँ बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए कि हम इतनी जल्दी श्रीनगर पहुँचेंगे और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पीएम मोदी तो पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो सबसे बेस्ट है, और जो भी वो कर रहे हैं अभी जम्मू में, अगर जम्मू कश्मीर में जितना भी डेवलपमेंट वो हो रहा है तो वो सब हमारे पीएम मोदी के ही कारण हो रहा है। भारत सरकार विकास के रास्ते पर चलकर हर हाल में यह चाहती है कि वो अमन, चैन और शांति का वातावरण कश्मीर में कायम रखे, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी वंदे भारत ट्रेन की सौगात जहां दे रहे हैं, वहीं पर कहीं न कहीं चिनाब और अंजीब ब्रिज के माध्यम से हिंदुस्तान को एक नायाब तोहफा भी मिल रहा है। कैमरामैन कश्यप के साथ वैष्णो देवी कटरा से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो शांति से समृद्धि की यात्रा लगातार जारी रहेगी और जम्मू कश्मीर में विकास का जो सबसे ऊंचा सेतु है वो किस तरह से आगे बढ़ने वाला है उस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस अंकों की कटौती की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति अब जारी हो चुकी है और ये एक बड़ी कटौती की गई है रेपो दर में 50 आधार अंकों की, यानी आधे फीसदी की जो कटौती है ये हमें आज देखने को मिली है। लगातार तीसरी बार हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
ब्याज दरों में कटौती की है और अब ये 5.5% पर है। ये मुख्य ब्याज दर जो कि देश में ब्याज दरों की दिशा तय करती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कमी की गई है और आरबीआई की मौद्रिक नीति स्पष्ट तौर पर ग्रोथ को बढ़ावा देती हुई, विकास को बढ़ावा देती हुई रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसलिए क्योंकि अगर हमें अपने विकास दर को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि आरबीआई को बड़ा कदम उठाना होगा। क्या इतनी बड़ी उम्मीद थी, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान होंगे स्टूडियो में। लेकिन नीतिगत दरों में जिन दरों पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को कर्ज देता है, जिसको आप रेपो दर बोलते हैं, उसमें 50 आधार अंकों की कटौती की गई है और अब ये केवल 5.5% तय की गई है। इसका असर आने वाले दिनों में जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें और आपको जो कर्ज मिलता है, सस्ते कर्ज के रूप में भी देखने को मिल सकता है। आरबीआई की मौद्रिक नीति की घोषणा की जा चुकी है। जी बिल्कुल, तो लगातार तीसरी बार कटौती इसमें की गई है और खासतौर से इसमें जो अलग अलग फैक्टर्स की एमपीसी में जिनका जिक्र किया गया है, मॉनसून की बात की जाए, शहरी मांग की बात की जाए, वो इसमें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में भी जोरदार जो तेजी है वो देखने को मिली है और उसी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरीके से 50 बेसिस पॉइंट की जो कटौती है वो इसमें की गई है। और सीधे तौर पर अगर देखा जाए इसका असर हम देखते हैं कैसे हमारी जो महंगाई है वो नियंत्रण में है और इसका जाहिर तौर पर जो प्रभाव है वो किस तरह का नजर आएगा। जो तमाम लोग जो हैं वो लगातार उम्मीद कर रहे थे कि किस तरीके से महंगाई जो है वो नियंत्रित हो सकती है, उसको हम और ज़्यादा अगर देखा जाए ये लगातार चर्चा हो रही थी कि कैसे हम लगातार महंगाई को नियंत्रित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। और बिल्कुल अगर देखें मुकुल, तो इसमें जो कन्वर्जेंस हमें देखने को मिला है मौद्रिक नीति में और जो वित्तीय नीति है भारत सरकार की, वो एक बहुत अच्छी खबर है। इसलिए क्योंकि अब केवल ग्रोथ को सपोर्ट करना ही एक बड़ा नजरिया नजर आता है। और इसका असर क्या होगा हम आपको बताएं कि क्योंकि जो मुख्य ब्याज दरें कम हुई हैं, अगर कमर्शियल बैंक्स उसको पास ऑन करते हैं तो ग्राहकों के लिए, जो आपके लिए, हमारे लिए जो होम लोन की दरें या फिर जो कमर्शियल लोन की दरें हैं, उसमें भी कटौती आ सकती है। ये कितनी बड़ी खबर है। मेरे साथ शिशिर सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक जगत से ही जो पैनी निगाह उनकी रहती है। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। किस तरह से आप इस बड़ी खबर को देखते हैं, क्योंकि शायद 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद हम सभी को नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे एक बार फिर से 0.25% की कटौती आज हो सकती है, लेकिन आज एक तरह से बहुत बड़ा तोहफा आरबीआई ने दिया है आम आदमी को। बिल्कुल, देखिए फरवरी, अप्रैल और जून तीनों को अगर मिला दीजिए तो लगभग 1% की कटौती हो चुकी है नीतिगत ब्याज दर में। और अपने दर्शकों के लिए समझना बहुत जरूरी कि आखिरकार नीतिगत ब्याज दर है क्या। ये जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, दरअसल बैंकों को जो कर्ज मिलता है रिजर्व बैंक से, उसके लिए ब्याज दर है। तो जब बैंकों को सस्ती पूंजी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो आगे भी कर्ज सस्ता कर सकते हैं जी। दूसरी बात एक और ध्यान में रखिए कि जितने भी हमारे पर्सनल लोन्स या ऑटो लोन या हाउसिंग लोन है वो EBBLR है। EBBLR का मतलब होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट, और EBBLR में जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो रेपो रेट है। तो रेपो रेट में जितनी बार भी कटौती होगी उसका फायदा ग्राहकों को मिलना संभव हो सकेगा। हालांकि उसमें एक शर्त होती है कि 3 महीने में आप एक ही बार ब्याज दर में बदलाव कर सकते हैं। तो चूंकि अगर आप देखें फरवरी से लेकर के जून में 3 बार कटौती हो चुकी है, तो इसका असर आपको आने वाले तिमाही में भी देखने को मिलेगा। एक और बात महत्वपूर्ण है कि अभी जब विकास दर के आंकड़े आए थे तो उसमें बात कही गई थी कि खपत बढ़ तो रही है, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुकाबले शहरी अर्थव्यवस्था में खपत की रफ्तार जो है वो धीमी है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस कटौती की वजह से शहरी जो क्षेत्र है वहां पर खपत बढ़ेगी और इसका फायदा हमें विकास दर में देखने को मिलेगा, जो इस साल के लिए 6.3 से 6.8% के बीच है। लेकिन शिशिर जी, इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे और चाहेंगे। कब तक हम ये माने कि ये जो ब्याज दरों में कटौती आज हुई है वो ट्रांसलेट हो सकती है आम आदमी के लिहाज से, मुख्य जो हमारे लिए और आपके लिए जो होम लोन की दरें या फिर कार लोन की दरें हैं उसके लिहाज से, और ये जो कन्वर्जेंस दिखाई दे रहा है नॉर्थ ब्लॉक का और मिड स्ट्रीट का, उसको लेकर के आपकी क्या राय है?
देखिए, जहाँ तक ट्रांसमिशन का सवाल है, जो लोन चल रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो नए लोन हैं उनको आप तुरंत उसमें जो है वो कटौती का फायदा दे सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा आपने कन्वर्जेंस का कहा है, अभी आप 30 तारीख को याद करिए तो फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स आए थे और जो ये बता रहे थे कि 4.8% जो 2024-25 का हमारा लक्ष्य था, हम उससे भी नीचे लाने में सफल हैं, 4.77%। जी, तो ऐसे में अगर फिस्कल डेफिसिट में कमी आ रही है, आपके मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स भी उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा फायदा आपको विकास पर देखने को मिलेगा। जी, सीधे तौर पर किस तरीके से देखिए, तेजी से बढ़ते भारत की जब हम बात कर रहे हैं, विकास की बानगी अजय लगातार देखने को मिल रही है और जम्मू कश्मीर में भी वो बानगी देखने को मिलेगी। ब्रेक से लौटेंगे तो उस पर विशेष कार्यक्रम में लगातार हम बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्ची झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है। इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से विकास का सबसे बड़ा सेतु और बहुत सारी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं हैं, वो राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जया वर्मा सिन्हा जी, जो कि पूर्व चेयरमैन हैं रेलवे बोर्ड की और रेलवे की गतिविधियों को बहुत करीब से इन्होंने एक तरह से संचालित किया है। जया, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आज का दिन किस तरह से आप देखती हैं? बहुत लंबा वक्त ज़रूर लगा इस परियोजना को कंप्लीट होने में, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ ही गया। किस तरह से आप देख रही हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड है? जी बिल्कुल, ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से भारत को इंडिपेंडेंस मिली है उसके बाद से मेरे ख्याल से ये भारतीय रेल की सबसे बड़ी परियोजना है और सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसके 272 किलोमीटर्स के हर एक किलोमीटर, हर एक मीटर का एक चैलेंज है। हर जगह की टेरेन जो है वो डिफ़िकल्ट है और डिफरेंट है। यहाँ पर वैलीज़ हैं, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे टनलिंग के चैलेंजेस हैं। ये बहुत ही फ्रेजाइल टोपोलॉजी है, जियोलॉजी जो है बहुत ही अनस्टेबल है क्योंकि हिमालयन न्यू माउंटेन्स हैं और यहाँ की टोपोलॉजी जो है वो अभी भी बहुत स्टेबल नहीं है। तो इस तरह की टोपोलॉजी में इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना वाज ह्यूज चैलेंज, जो कि आज कलिमिनेट हो रहा है बाय स्टार्टिंग दिस कनेक्टिविटी। और आज पहली गाड़ी चलेगी कटरा से श्रीनगर के लिए, वंदे भारत ट्रेन, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है इंडियन रेलवे के मानचित्र को पूरे भारत के मानचित्र के साथ मैप कर देने का। जी, तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरीके से जब हम कह रहे हैं कि ये ट्रेन सिर्फ इस ट्रैक पे नहीं बल्कि जो भारत का विकास ट्रैक है उस पर हमें दौड़ती नजर आएगी। शिशिर जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कि देश का विकास किस तरीके से हो रहा है, जीडीपी की बात की जाए और भारतीय रेलवे की अगर बात की जाए, एक अहम भूमिका भारतीय रेलवे की जाहिर तौर पर इसमें रही और पिछले 11 सालों की अगर बात करें तो और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं इसका योगदान नज़र आता है। बिल्कुल, देखिए जब हम कहते हैं कि ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पर हो वहाँ पर केवल पैसेंजर ट्रैफिक इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, फ्रेट ट्रैफिक भी इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखते हैं कि वहाँ से अगर सामान जो है, जैसा अभी कुछ दिन पहले वहाँ से चेरी की एक खेप वहाँ से चली थी और जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में पहुँची है, तो मुझे लगता है कि उस राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सामान की आवाजाही अगर ऑल वेदर सुगम हो जाए
सभी मौसम में सुगम हो जाए तो निश्चित तौर पर वहाँ पर जो भी चाहे वो कृषि हो, चाहे पारंपरिक उद्योग हो या किसी भी उद्योग में लगे हैं, उनको ये फ़ायदा मिल सकता है। बाकी पर्यटन के लिए लिहाज से आप सोचें तो महत्वपूर्ण है ही, और ख़ास तौर पे अगर आप कहते हैं कि रेलवे के लिए जब ऑल वेदर ट्रेन फैसिलिटी हो जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि श्रीनगर आप जा रहे हैं और पता चला मौसम बहुत ख़राब है तो आपका हवाई जहाज़ उतर नहीं पाता है। तो ऐसे में अगर ये ट्रेन जो है, जो कि खास जैसे कि जानकारी दी गई है कि इसमें खास तरीके के यंत्र लगाए गए हैं जो कि बर्फ़ काट सकते हैं, जिससे कि उसकी आवाजाही पर कोई असर ना पड़े, तो निश्चित तौर पर राज्य की माफ़ कीजिएगा, संघ शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उसका काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे अभिनव प्रयोग भी किए गए हैं, जिस तरह से जय मैम आपने बताया कि ये बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट रहा है और इसीलिए इसमें वक्त भी लगा, शायद क्योंकि इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना इसे कहा जा रहा है। वो कौन कौन सी आपको लगता है कि नए प्रयोग पहली बार रेलवेज ने किए, खास तौर पर इस परियोजना को लेकर के, जो आप लोगों आपके समय में भी एग्जीक्यूट किए गए? सबसे बड़ा जो अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट का है वो तो इसका सिग्नेचर चेनाब ब्रिज ही कहलाएगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया। ये बहुत ही गहरी चेनाब की वैली है, उसके ऊपर ब्रिज करा गया है और ये जैसा बार बार बताया गया है, ये करीब करीब 360 मीटर ऊंचा है, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है, कुतुब मीनार से तो 3 गुना ऊंचा है। इतनी ऊंची जगह पे काम करना और उसको सेफली बनाना, उसकी डिज़ाइन करना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था और उसको बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, बहुत ही फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें सेफ्टी के और हर तरह की सेफ्टी का इंतज़ाम है, मॉनिटरिंग के मैकेनिज़म्स हैं जो कि विंड स्पीड को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं और विंड स्पीड की एक थ्रेशोल्ड डिफाइंड है जिसके ऊपर जिस तक ट्रेन का आवागमन जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। पर जैसे ही अगर जस्ट इन केस वो स्पीड लिमिट ब्रीच होती है किसी भी हवा के झोंके में, तो अलार्म रेज हो जाता है और वो सीधा कनेक्टेड है कंट्रोल सेंटर्स से और ट्रेन को रोक दिया जाता है जब तक कि चीज़ें फिर से नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हैं। तो इस तरीके की और इसकी जो मॉनिटरिंग है, इसकी जो मेंटेनेंस है इस ब्रिज की, वो भी कम्प्लीटली कंप्यूटराइज तरीके से की गई है, जिससे कि कोई भी एलिमेंट जो मॉनिटर होते रहना चाहिए कंटिन्यूसली, वो निगलेक्ट नहीं हो। इसमें हर तरह के वर्ल्ड एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे अपने इंटरनल IITs एंड अदर एक्सपर्ट्स भी हैं जिन्होंने इसकी डिज़ाइन को भी अच्छी तरीके से देखा है और कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टेज को भी असेस किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था जिसको कि इंडियन रेलवे ने बहुत ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर बोथ द कंट्री एज वेल एज इंडियन रेलवेज। जब ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से ऐसे सिस्मिक जोन 5 में बनाया गया है जो कि काफ़ी संवेदनशील माना जाता है मौसम के लिहाज से, और इसका जो फाउंडेशन था वो बनाना सबसे शायद मुश्किल काम था, जिसमें हाइब्रिड फाउंडेशन जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसमें भारतीय इंजीनियरिंग जो एक्सेल है, आपको लगता है कि ये एक पहली बार जो प्रयोग किया गया, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उसमें कितना हिस्सा मतलब कह सकते हैं भारतीय, और क्या हमने कुछ और तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ फॉरेन एलिमेंट्स भी हमें दिखाई देते हैं इसमें, जिसमें हमने प्रयोग मिला है? अगर हम ब्रिज के अलावा टनलिंग की भी बात करें, यहाँ पे टनल्स में ही बहुत ज़्यादा हिस्सा है, तो वो टनलिंग की जो टेक्निक है उसको कहा जाता है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। पर जब उस टनलिंग मेथड को यूज़ किया गया हिमालयन टोपोलॉजी में और जियोलॉजी पे, तो उसमें काफ़ी चेंजेस करने पड़े और उसको मॉडिफाई किया गया। तो इनिशियली तो वो इट केम एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास टनलिंग टेक्निक्स जो कि यूज़ की जाती हैं हर जगह, पर जैसे जैसे यहाँ की टोपोलॉजी में वो टनलिंग को यूज़ किया गया तो उसको मॉडिफाई किया गया और उसको चेंज किया गया, उसको सूट किया गया यहाँ के लोकल कंडीशंस और हिमालय जैसी टोपोलॉजी के लिए। इसीलिए अब जो ये मॉडिफाइड
फाइनल वर्जन है टनलिंग का, और जो कि हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, हिमालय के बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको अब हिमालयन टनलिंग मेथड कहा जा रहा है। तो ये इवॉल्व किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के थ्रू, एंड दिस हैज़ बीन रेटिफाइड एज बहुत ही सक्सेसफुल टनलिंग मेथड, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट जोन्स के थ्रू हमें टनलिंग करने में सक्सेस मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें टनल नंबर 1 जो था, उसमें एक शेयर जोन के थ्रू ये टनल क्रॉस कर रहा था, और जैसे ही उस शेयर जोन के नज़दीक टनलिंग पहुंची तो जो वहाँ का मड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और वो पूरे टनल में वो मड फ्लो करने लगी, और प्लास्टिक फ्लो था। एंड वो तो फॉर्चुनेट था कि उस समय कोई था नहीं वहाँ पे, कोई मज़दूर नहीं फंसे, और जितनी भी मशीनरी वहाँ पड़ी हुई थी वो सारे उस फ्लो से, वो भारी भारी मशीन भी जो है वो बिल्कुल कागज़ की तरह बहती हुई बाहर निकल गई जी। तो उसके बाद ये काम बंद हो गया था काफ़ी 1-2 साल तक, और उसके बाद उसको पूरा असेस किया गया और नई टेक्निक बनाई गई, जिससे कि उस पूरे एरिया को जहाँ पे ये जी अनस्टेबल था जी, उसको ज़ाहिर तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से जो प्रोजेक्ट है देखिए वो शुरू होता है। और शिशिर जी, क्योंकि अगर देखा जाए एक फोकस कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे नज़र आता है भारत का, पिछले 1 दशक की बात की जाए, 11 सालों की हम बात करें कि कैसे जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कनेक्टिविटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा, लोगों को लाभ नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं एक आधार जो है उस पर पहले काम किया गया, और लगातार उसी के परिणाम हम देख सकते हैं सामने आते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग कहते हैं ना कि देश की आर्थिक विकास दर जो है वो 6.5% के करीब की है, अगर हम केवल जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश की बात करें तो उसकी विकास दर 2024-25 में 7% से ज़्यादा रही है जी। अब जब विकास दर उस संघ शासित प्रदेश की 7% से ज़्यादा, और उसको बनाए रखने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या, आपकी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना। घाटी से संपर्क जो है वो कई मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप निवेश आमंत्रित करने जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो यहाँ पर आकर के उद्यम लगाएं, उनके लिए आप किस तरीके से बुनियादी सुविधाएं देते हैं, चाहे वो आपके हवाई संपर्क के जरिए हो या फिर आपके रेल संपर्क के जरिए हो। और जैसा मैंने कहा कि मौसम की वजह से हवाई संपर्क के मामले में कई बार परेशानी आती है, और यहाँ पर आपके लिए रेल संपर्क जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न केवल वहाँ से सामान को लाने में, बल्कि अगर कोई कच्चा माल वहाँ पहुँचाना हो वो भी आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास को इस नज़रिए से देखना चाहिए कि राज्य में निवेश को, संघ शासित प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो कैसे मदद कर सकती हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़ाहिर तौर पर मदद करती नज़र आती है। और ख़ासतौर से जय जी, अगर देखा जाए जैसा आपने कहा कि आधुनिक तकनीक के जब समावेश की हम बात करते हैं, इसमें इसकी ऊंचाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए, साथ ही साथ जो अंजी सेतु की हम बात करें, जिस तरीके से केबल स्टड की हम बात कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बेहद खास, क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि सड़क मार्ग पर तो इस तरह के हमें ज़रूर नज़र आते थे, लेकिन रेलवे के लिए ये कितना चुनौतीपूर्ण है? जी, ये अंजी के ऊपर जो ब्रिज है, अंजी ब्रिज, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन फिर से थी। यहाँ पर कोई इवन जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर दोनों तरफ से बैलेंस करके वेट को और आप ब्रिज को बना सकें जी। इसलिए ये अगर आप देखेंगे ये डिज़ाइन थोड़ी सी स्क्यूड है, और एक तरफ पे ये लंबा इसका एक छोर लंबा नजर आता है। हाँ, एक छोर लंबा है और दूसरा छोटा है। ये डिज़ाइन को कस्टमाइज़ किया गया, और इस तरह की डिज़ाइन बिल्कुल और कहीं आपको जनरल नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इसको कस्टमाइज़ करके बनाया गया। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से अजय अगर बात की जाए, क्योंकि हम चुनाव की बात करें, एनजी की बात करें, तो भारतीय इंजीनियरिंग का ना सिर्फ कौशल बल्कि कमाल इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बल्कि जो कनेक्टिविटी के लिहाज से, जिसका जिक्र बार बार शिशिर जी कर रहे हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए इसका काफ़ी असर देखने को मिलता है। चेरी की इन्होंने बात की, 3 दिन लग जाता था उसको उस दुर्गम इलाके से नीचे पहुंचने में, लेकिन अब वो शायद अगर 3 घंटे में ट्रेन आपकी जम्मू तक आ जाती है तो शायद उसी शाम तक ये दिल्ली या आसपास के जो बाज़ार हैं उसमें उपलब्धता इसकी बढ़ जाएगी। तो जो लोकल जो इकॉनमी है उसको एक बड़ा बिग पुश आज के दिन मिलने जा रहा है। और ये जो सीमलेस कनेक्टिविटी है, जिसमें बीच बीच में ज़रूर कुछ वजहों से बाधाएं आई, इस तरह से जहाँ मैम ने बताया कि कुछ इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए, लेकिन हमने उसको ओवरकम किया, और
अब ये जो कुछ हिस्सा पहले तो जो बना हुआ था, लेकिन अब उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक USBRL जिस कह रहे हैं, वो उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा। शायद सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए, जय मैम, शायद सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट के लिए जिसको शायद नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनकी बहुत ही अथक प्रयासों के बाद और लगातार जो उनका जोर रहा, आज वो एक तरह से जमीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। चैलेंजेस जरूर आए, लेकिन आज वो हकीकत बन रहा है। बिल्कुल, जो शायद सपने में भी नहीं सोचा था उसको साकार होते हुए आज हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और खासतौर से ना सिर्फ अगर हम देखते हैं व्यापार के नज़रिए से, बल्कि शिशिर जी अगर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए, क्योंकि अब श्री माता वैष्णो देवी से यानी कटरा से जब हम बात करें श्रीनगर तक की अगर बात करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे पहले भी हमने देखा है एक फोकस रहा है टूरिज्म सेक्टर पर भी, तमाम संभावनाएं जो हैं उनको देखते हुए कैसे इसका हम सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की जब कोई बात आती है तो पर्यटन तो सबसे ऊपर होता ही है। और आप जब वहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी जी जा रहे हैं, जो धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और आप देखिए कि किस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी तक पहुँचने के लिए जो संपर्क बनाए गए, वंदे भारत की जो कई खेप जो हैं, कई जो है वो कनेक्टिविटी दी गई। अब वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक कंप्लीट पैकेज लेकर के चलिए, कि दिल्ली से आप चले, आपने माता के दर्शन किए और उसके बाद आप श्रीनगर की वादियों में आप घूम सकते हैं। तो एक कंप्लीट टूरिज्म पैकेज है। और देखिए, जम्मू कश्मीर में अभी हाल की जो घटना घटी उसके बाद थोड़े प्रश्न जरूर उठे कि क्या अभी सही है, लेकिन पिछले अगर एक सप्ताह की मैं बात करूं, जिस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से विश्वास जगाने की कोशिश है, राज्य के मुख्यमंत्री खुद वहाँ पे जाते हैं। कल और परसों के बीच में पता चला कि कई जो टूर एंड टूरिज्म और टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने डेलीगेशंस लेकर के वहां पहुंचे हैं लोगों को भरोसा दिलाने के लिए। तो देखिए, राज्य में कमी किसी चीज की नहीं है। खूबसूरती की अगर मैं बात करूं, या कहते हैं ना कि पर्यटकों को देने के लिए वहां पर कुछ कमी नहीं है। कमी है तो बस एक, जिसे कहा जाए कि एक विश्वास और मजबूत होने की और संपर्क सूत्र की। अब संपर्क सूत्र बन गया, विश्वास का माहौल और जैसे बेहतर होगा, पर्यटन और तेजी से आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर पर्यटन जो है और तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और खासतौर से जया जी, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले जो समय लगता था 8 घंटे का समय, उसको 3 घंटे पर लाना, बहुत ही कम समय इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि 8 घंटे के लिए शायद हर कोई सोचेगा कि आज या कल, वरना हो सकता है वो वहाँ से हम कह सकते हैं उल्टे पाँव लौटने लगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक सीधा रास्ता जो है वो मिल चुका है। 3 घंटे की यात्रा, और वो भी वंदे भारत से, शायद वहाँ जो पहुँचेगा हर कोई करना चाहेगा अब तो। जी मेरे विचार से तो सिर्फ ये यात्रा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगी जी। कि आपने USBRL पे सफ़र किया, आपने वंदे भारत में सफ़र किया, और आप 3 घंटे के अंदर श्रीनगर पहुंच गए। चाहे बाहर कितनी भी बर्फ़बारी हो रही हो, कैसा भी मौसम हो, ये एक बहुत ही सुगम और सेफ जर्नी रहेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन रहेगा। कि हम चेनाब के ऊपर से जा रहे हैं, हम अंजी ब्रिज के थ्रू जा रहे हैं, हम इंडिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्टेशन टनल के थ्रू जा रहे हैं, और इस तरह का नज़ारा है आसपास। जो पीर पंजाल के थ्रू, जिसको कहते हैं, आप उसका सीना पार करके और आप फिर वैली को एंटर करेंगे, और उसके बाद में आपको जो दृश्य दिखेगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। कश्मीर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इसलिए ये अगर आप 3 घंटे के अंदर एक आरामदेह ट्रेन की यात्रा में सब कर पाएंगे, तो ये यात्रा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन जाएगी। जी, अपने आप में ये भी अगर देखा जाए अजय, जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ आकर्षक तो ये है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऐतिहासिक भी है। टनल्स की अगर हम बात करें मैम, तो ये जो टनलिंग है वो कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि नंबर ऑफ टनल्स भी मेरे ख्याल से 36 या जी बिल्कुल, जो अभी तक यस 36 इसमें अगर टनल्स को देखें, और उसमें मुझे लगता है कि ये सारे यूनिफॉर्म एक जैसे नहीं होंगे, तो उसमें किस तरह से हम लोगों ने पूरा ऑल वेदर ट्रैक बनाने की कोशिश की, और ये ऑल वेदर होना कितना इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मुकुल कह रहे थे। ऑल वेदर होना सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि किसी भी रीजन को अगर आप कनेक्टेड रखना चाहते हैं, तो कोई भी किसी भी तरह का वेदर हो, किसी भी तरह का चैलेंज हो, आपकी कनेक्टिविटी जो है वो कभी भी बाधित नहीं होनी चाहिए। ये जो ट्रैक है, ये इतनी दुर्गम पहाड़ियों और वैलीज़ के थ्रू गुजरता है, उसके बावजूद भी इसमें ये ध्यान रखा गया है कि इसमें कहीं भी बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट नहीं है।
कहीं भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई आपको एकदम से नहीं मिलेगी, सब ग्रेजुअल है। और चूंकि मालगाड़ी की भी बात है यहाँ पर, तो इसमें एक तो जितना भी ट्रैक स्ट्रक्चर है वो 25 टन के लिए केपेबल है। मतलब हमारी जो भारतीय रेल में कहीं भी सबसे भारी मालगाड़ी चलती है वो भी यहाँ चल सकेगी। तो और स्पीड्स वंदे भारत के लायक हैं। तो आप अगर पैसेंजर ट्रैफिक की बात करते हैं तो आपको हाई स्पीड कनेक्टिविटी, कंफर्टेबल कनेक्टिविटी मिलेगी। और अगर आप फ्रेट की बात करते हैं, कार्गो की बात करते हैं, तो उसको हेवीएस्ट पॉसिबल वैगन लोड को आप इसके ऊपर से कैरी कर सकते हैं सेफली, जिससे कि उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ज़रूरत है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये जो एक चेरी का कंसाइनमेंट कैरी किया गया, ये 3 दिन से ज़्यादा ही लगता था चेरी को कश्मीर से बाहर निकलने में, और अब ये सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे में पहुंच सकता है। बिल्कुल जया जी, इसके साथ साथ और भी पहलू हैं, वो भी आपसे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से जनाब की बात की जाए, अंजी की बात की जाए, क्योंकि ये मजबूत भी है, रफ्तार भी आपको यहाँ मिलेगी और उसके साथ साथ आकर्षक भी है और तमाम फायदे इसके जरिए होंगे, उनके बारे में भी बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में आज विकास की एक नई धारा बहने जा रही है और आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहा है करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए की वो परियोजनाएं जो कि न केवल बुनियादी ढांचे के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि वहाँ के सामाजिक ताने बाने को भी और बेहतर करती हुई नजर आएंगी। और रेलवेज के साथ साथ और कुछ रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनको आज राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी आज राष्ट्र को समर्पित करने का कार्यक्रम है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद उधमपुर पहुंचेंगे। और ये करीब करीब एक ही दिन का दौरा है आज प्रधानमंत्री का, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला प्रधानमंत्री का दौरा है जम्मू कश्मीर का। और ये बताता है पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कैसे भारत शांति के साथ समृद्धि पर फोकस उसका बहुत ही स्पष्ट है और वो इस विकास की धारा को कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे या डिस्टर्बेंस न हो, वो बिल्कुल भारत नहीं चाहता और शांतिप्रिय तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से परिचय करा दें जया वर्मा सिन्हा जी, जो कि पूर्व चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, और शिशिर सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से शिशिर जी, हम जानना चाहेंगे, लगातार जब भारतीय रेलवे की हम बात कर रहे हैं, हम देखते थे पहले कि जो बाहर के देशों में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था और या जिस तरह की जो ट्रेन्स की भी बात की जाए, हमें लगता था कि शायद हमारे देश में इस तरह का बदलाव कभी आएगा ही नहीं। इस तरह की तेज़ रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं वो शायद हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो हम सोचते थे उसको अब सच्चाई में तब्दील होते देख रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है कि बाहर की जो आधुनिक तकनीक की बात की जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वो सब अब भारत में हमें नज़र आता है। और उसी वजह से लगातार अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक बना हुआ है। देखिए, भारतीय रेलवे अपने आप में एक समानांतर अर्थव्यवस्था है। तो अब अगर आप देश के आर्थिक विकास को अगर आप 6.3, 6.4% पे लाना चाहेंगे तो इस अर्थव्यवस्था का भी आगे बढ़ना उतना ही ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यात्रा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान की आवाजाही होती है, लेकिन अगर आप फ्रेट में शेयर देखें, रेलवे का काफ़ी कम हो चला है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये तभी संभव है कि जब आपका रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए, उसका फ़ायदा देखने को मिला है। उसके अलावा रेलवे को अलग अलग तरीके से, जिसको कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देने का, सड़क मार्ग के जरिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देने की कोशिश की गई है। तो इन सब का असर देखने को मिला है। और आज के समय में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जब आप $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बुनियादी सुविधाएं और ख़ास तौर पर एक ऐसा साधन जो कि पर्यावरण के लिहाज से भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, लागत के लिहाज से भी आपका महत्वपूर्ण हो और समय भी जिसमें कम लगे,
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे एक बेहतर आपके लिए माध्यम साबित होता रहा है। पहले आप जानते हैं फ्रेट के मामले में रेलवे की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और अब अगर हम दुर्गम इलाकों से रेलवे को हम मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये कि उन इलाकों में भी विकास की रफ्तार को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और दूसरी ओर जो फ्रेट में उनका शेयर कम हुआ है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और खासतौर से जय जी क्या फोकस ये भी है कि जहां कमी आ रही है, जहां हम पीछे छूट रहे थे, कैसे वहां पे ना सिर्फ वापस आए बल्कि एक रफ्तार जो है वो मिल सके हमें? जी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि 68,000 रूट किलोमीटर का नेटवर्क है भारतीय रेल, और इसका जो 60% से 70% रूट है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। उसमें जिसको हम कहते हैं 100% से ज़्यादा लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जी। तो अगर इस तरीके की लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करेंगे और अब अगर आप उसकी कैपेसिटी को ऑगमेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप और गाड़ियाँ नहीं चला पाएंगे। आपके पास कार्गो के भी उतने ही रिक्वायरमेंट है जितना कि पैसेंजर का है। तो इसलिए ये पिछले दशक में इस तरह का फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आया है कि इसको अब ऑगमेंट करना है, और ये भारत के लिए, भारत के विकास के लिए और भारत की जनता के एस्पिरेशंस और रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि इसमें आप रेलवे के बिना आपका कोई भी काम संभव नहीं है। लाइफलाइन हम इसको कहते हैं देश की, और उसी वजह से ज़रूरी कि हर हिस्से तक ये पहुँचे, देश के हर कोने तक पहुँचे। और ख़ासतौर से जो इसकी खास बात है चिनाब ब्रिज की, जब हम देखते हैं जया जी, जैसा आपने बताया कि जो मौसम का प्रतिकूल प्रभाव है उसको झेलने की क्षमता इसमें है, यहाँ तक कि एक तरीके से भूकंप रोधी भी जो डिज़ाइन है उसको बनाया गया है। टेक्ला बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर जो उसके डिज़ाइन में इस्तेमाल किया गया है, क्या कुछ ये तकनीक, अगर इसके बारे में आप बता पाएँ हमें? ये एक मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है इसको, और विंड स्पीड को भी मॉनिटर करता है और सेस्मिक एक्टिविटी को भी मॉनिटर करता है, और उस हिसाब से ये इस ब्रिज की डिज़ाइन जो है उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है जी। उसको वो मॉडिफाई करके उसको इंश्योर करता है कि ये एक ऑप्टिमम मेंटेनेंस के बैलेंस में बना रहे। और ऑफ कोर्स अगर वो पैरामीटर सारे डिफाइंड हैं कि कोई भी पैरामीटर अगर एक्सीड कर रहा है अपनी जो सेफ लिमिट डिफाइंड है तो अलार्म रेज होते हैं और ट्रैफिक जो है उसको उस हिसाब से रोक दिया जाता है। जी बिल्कुल, तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए आधुनिक और कई ऐसे मानक जिनका इसमें ख्याल रखा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अजय कि ना सिर्फ उन मानकों को हम देखें बल्कि जिस तरह की ज़ाहिर तौर पर चुनौतियां रहीं, और जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से कहा गया कि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ये, और आज वो देश को मिलने जा रहा है, पूरी दुनिया जो है इसको देखने जा रही है। कुछ सही कहा आपने अजय जी। ये मैं समझना चाह रहा था कि ये जो ट्रेन्स हैं, वंदे भारत ट्रेन्स जो हमारे मैदानी इलाकों में चलती हैं, उनसे ये क्या ट्रेन्स डिफरेंट हैं? और जब बाद में शायद हम अभी तो कटरा से चल रहे हैं, बाद में जम्मू से श्रीनगर तक हम जब जोड़ेंगे तो क्या इस तरह से एक ब्रिजिंग की जाएगी? ये अलग अलग ट्रेन्स हैं क्या, वो थोड़ा सा बताएं जो, और क्या वो भारत में ही सारी टेक्नोलॉजी हम लोग बना पाए हैं? जी, सबसे पहले तो वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं वो हमारी अपनी बनाई हुई ट्रेन्स हैं, वो भारत की इंडिजिनस ट्रेन्स हैं। ये ट्रेन भी जो है, जो अभी कटरा से श्रीनगर चलेगी, ये मॉडिफाई की गई है इसलिए कि ये टेम्परेचर्स अप टू -20 डिग्री तक आराम से चल सके। मतलब इसमें एंटी फ्रीज़ लगा हुआ है जिससे कि इसके पाइप्स में कोई भी लिक्विड जो है वो फ्रीज़ नहीं हो। इसके इंजन्स जो हैं वो उस तरीके से मॉडिफाइड हैं। सिमिलरली इसकी जो विंड स्क्रीन है उसमें एलिमेंट्स लगे हैं जिससे कि उसके ऊपर बर्फ़ नहीं जमे, विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलती रहे, और स्नो कटर्स लगे हुए हैं जो कि अगर रास्ते में बर्फ़ गिरी हुई है तो उसको काट के आगे ट्रेन आगे बढ़ सकती है। तो ये जो है ये कस्टमाइज़ की गई है कश्मीर की वादियों के टेम्परेचर के हिसाब से जी। और इसीलिए ये एक
सर्दी में भी आराम से चल सके इस तरीके की ये ट्रेन है। इनफैक्ट इसमें जो कुछ रबर के पार्ट्स हैं वो सब भी चेंज किए गए हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी रबर जो है वो अगर बहुत ठंडे टेम्परेचर में आप रखेंगे तो वो क्रैक कर सकता है। तो इसमें जो रबर के पार्ट्स हैं, इस तरीके के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, वो सब इस तरह से बनाए गए हैं कि वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक एकदम आराम से चले। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से देखिए तापमान की अगर बात की जाए, अगर वो माइनस में भी जा रहा है 10 से 20 डिग्री तक भी, तब भी जो ट्रेन है वो सुचारू रूप से चल सकती है। और यहाँ अगर देखा जाए, जैसा जय जी आपने कहा कि जब हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिशिर जी जो हमारा मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया का मैजिक इसको हम मान सकते हैं? बिल्कुल, इसको आप मेड फॉर वर्ल्ड भी कर लीजिए, एक संभावनाएं दे रहा है। जब हम कहते हैं कि -20 पे हमारे लिए ट्रेन को संचालित करना संभव है, तो दुनिया के कई देश है जहां पर इस तरह की ट्रेन की डिमांड हो सकती है। हम उनके लिए कस्टमाइज करके उनके लिए बना सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अभी हमारी ज़रूरत जो है कि हमारी अपनी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से कितनी क्षमता का इस्तेमाल होता है जी। लेकिन बाकी के देशों के लिए भी आगे हो सकता है आने वाले समय में हम इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता हुआ देखें, और ये हमारे लिए एक विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक बड़ा माध्यम भी बन सकता है। तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के अलावा अब हमको ये भी सोचना है कि ये मेक फॉर वर्ल्ड के लिए किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के पास निश्चित तौर पर कोई एक रणनीति होगी, योजना होगी, जिसके जरिए इसको एक एक्सपोर्ट के बाजार में भी इसको हम मजबूती से खड़ा कर सकें, उसके लिए भी सोच ज़रूर होगी। और शिशिर जी, ये शायद एक हमारी जो सोच है और बदलती हुई सोच का भी एक बहुत बड़ा आज हमें देखने को मिल रहा है कि वो ज़मीनी हकीकत बन रही। जब हम भारत पहले वर्ल्ड क्लास की चीज़ें या दुनिया में सबसे बेहतर चीज़ें बना पाने के बारे में सोचने में थोड़ा सा झिझकता था, लेकिन अभी देखिए आप चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत ने बनाई। अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो बनाया गया है, और मुश्किलों के बावजूद भी ये जो नया एटीट्यूड चेंज हुआ है कि हम कर सकते हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि हम शांति से समृद्धि की ओर, हम विश्वास के एक नए दौर में पहुंच चुके हैं। और ये बदलता हुआ भारत है, नया भारत है जो अपने पर भरोसा करता है और अपनी समस्याओं का खुद, जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनका खुद समाधान निकालता है। ये जो पूरा माइंडसेट चेंज है पिछले 10-15 सालों में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उद्यमिता में कहते हैं ना कि पूंजी से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके अंदर लगन और सोच कितनी बड़ी है। तो अब आज आप बात करते हैं कि हमको जब मेक फॉर वर्ल्ड करना है, आज जब आप बात करते हैं कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, आप जब बात करते हैं कि हम अपने निर्यात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, आप जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उन सब चीज़ों में आपको आक्रामकता लाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आप ऐसा सोचें जो किसी और ने अभी तक सोचा नहीं था, या किसी ने सोचा था लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए थे, किसी न किसी, एक कहते हैं ना, एक मेंटल ब्लॉक की वजह से। उस ब्लॉक से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं अजय आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग हमेशा तुलना अपनी चीन से करते हैं। चीन की आर्थिक नीतियों में सबसे ज़्यादा हमने क्या देखा? आक्रामकता। चाहे वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे देख लीजिए, कॉस्ट पे देख लीजिए, या ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर के देख लीजिए। आज जब मौका है, जब दुनिया के बाज़ारों में हमारे पास एक मौका है अपने पाँव को फैलाने के लिए, तो ये आक्रामकता आपके उद्यमिता और आपके कामकाज में झलकना बहुत ज़रूरी है। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो इसी बात का संकेत है, इसी बात का सबूत है। जी, तो कहीं ना कहीं जय जी हम मान सकते हैं कि अब ये जो मॉडल है हमारा, ये ना सिर्फ जो बाहरी देश हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ठीक मान सकते हैं। और जब हम अक्सर देखते हैं कि हम तुलना करने लगते हैं कि बाहर के देशों में ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन अब सारी तकनीक की बात की जाए या जब अच्छाई हम देखते हैं तो वो यहाँ नज़र आ रही है, जो कि शायद ये तकनीक कोई दूसरे देशों में हमें नज़र आएगी आने वाले समय में। जी बिल्कुल, ये एक मेक फॉर वर्ल्ड का ही उदाहरण है। हमने हिंदुस्तान में बनाया है, हमारे अपने इंजीनियर्स ने बनाया है, अपनी डिज़ाइंस को उन्होंने वर्ल्ड क्लास डिज़ाइंस के लेवल की बनाई है, उससे बेहतर बनाई है। आप चाहे वंदे भारत की बात कर लीजिए, चाहे आप इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए जो इतने चैलेंजिंग हैं, जो कि दुनिया के किसी भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप पंबन ब्रिज की बात कर लीजिए जो कि अभी ही इनॉग्रेट किया गया है, जो कि एक इतने चैलेंजिंग और करोजिव एनवायरनमेंट में समुद्र के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, जो कि वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ये भी अपने आप में एक इंजीनियरिंग मावल है। तो और आप जिस तरीके के हम प्रोजेक्ट्स हिमालय
में कर रहे हैं। भारतीय रेल के अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो जो सिक्किम की कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट्स हैं जी, रैंगपो वाली लाइन जो है उसमें कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। वहाँ पर सबसे पहली बार टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है हिमालय में, जो कि वर्ल्ड में माना जाता था कि इस तरह की टोपोलॉजी में टनल बोरिंग मशीन्स काम नहीं कर सकती हैं, पर वो हमारे इंजीनियर्स ने करके दिखाया जी। और जिस गति से वहाँ पे काम हो रहा है वो अपने आप में इट इज़ अ मार्वल। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इस तरीके की टोपोलॉजी में आपको किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन और किस टेक्निक से और किस डिज़ाइन का करना चाहिए जी। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी देखें, सारे कैपिटल्स को बहुत ही जल्दी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स की कैपिटल्स की कनेक्टिविटी भारतीय रेल के साथ हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हों चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अगर आप अभी जो दाहोद की फैक्ट्री इनॉग्रेट की गई है उसमें पहला लोकोमोटिव निकाला गया है जो कि वर्ल्ड क्लास लोकोमोटिव है। इतनी हॉर्स पावर का लोकोमोटिव आपको आसानी से वर्ल्ड में भी नहीं मिलता है, 9000 हॉर्स पावर का है जी। तो ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं आज भारत की ज़रूरत के लिए बन रही हैं, लेकिन ये वर्ल्ड क्लास हैं और ऑलरेडी बहुत सारे देशों से ये लोगों ने कोशिश की है जानने की कि ये चीज़ें उनको कैसे मिलेंगी जी। और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और हमारी जो कॉस्ट होगी टू द वर्ल्ड, वो बाकी जो अवेलेबल है सिमिलर टेक्नोलॉजी की चीज़ें उनसे उनके बिल्कुल ही फ्रैक्शन पे भारत की चीज़ें उपलब्ध होंगी, पर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की। बिल्कुल, और ये एक बड़ा एडवांटेज भारत के लिए हो सकता है कि किस तरीके से आधुनिक तकनीक, और वो भी जब हम कॉस्ट की बात करते हैं वहाँ भी जो अलग अलग देश हैं उनको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन और किस तरह के स्कैम होंगे अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे वो तस्वीर आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में विकास के सबसे ऊंचे सेतु को लेकर, किस तरीके से विकास की बयार जो है वो यहाँ नजर आएगी, विकास की बानगी यहाँ नजर आएगी। अजय, बिल्कुल सही कहा। और आज प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो थोड़ी देर में ही पहुँचेंगे और वंदे भारत सहित बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं वो आज राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। न केवल देश बल्कि जम्मू और कश्मीर के लिए खास तौर पर आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। और हम बार बार इस बात को आपको बता रहे हैं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो पुल है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और किस तरह से एक इंजीनियरिंग मार्वल है, भारतीय इंजीनियर्स का कमाल, हमें उद्यमिता देखने को मिली है और इसका असर क्या कुछ होगा उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऐतिहासिक है। जी बिल्कुल, काफ़ी ऐतिहासिक भी। और इसमें लगातार जो इसके अलग अलग जब विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, जय जी जैसा आपने कहा कि जो इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, या जब हम टनल्स की बात कर रहे हैं, NATM का एक जो तकनीक है न्यू ऑस्ट्रेलियन टनल की, इसमें बताया गया था कि शायद उसका इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। इस तरह की जो तकनीकें हैं वो क्या बाहरी देशों में किस तरीके से कारगर रही हैं, और उसके साथ साथ भारत में जब हम विविधता की बात करते हैं या भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है रेलवे के लिए? क्योंकि आज तो एक स्ट्रक्चर सबके सामने है, बनकर तैयार है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जो स्ट्रक्चर के निर्माण की जब शुरुआत की हम बात करते हैं, तमाम चुनौतियां आई होंगी, कैसे वो सफर रहा है? जी, ये अगर हम सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके जो 272 किलोमीटर हैं उसका जो श्रीनगर बारामूला वाला हिस्सा है वो काफ़ी पहले तैयार हो गया था, क्योंकि वो एक वैली में है, वहाँ पर कुछ भी कोई भी टनल की आवश्यकता नहीं थी, तो वो बहुत जल्दी तैयार हो गया था। इसी तरीके से उधमपुर से कटरा तक भी काफ़ी आसानी से प्रोजेक्ट आ गया था जी। उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन है जो कि पीर पंजाल को भी क्रॉस करता है और बहुत ही दुर्गम है, वहाँ पर हर पग पे इंजीनियरिंग चैलेंजेस थे। जैसे कि एक सबसे लंबा जो टनल है उसमें जो ओवरबर्डन है वो बहुत ज़्यादा है,
मतलब ऊपर पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसके नीचे से ये टनल गुजर रहा है जी। तो जब यहाँ पर टनलिंग शुरू की गई, जिसको कहते हैं टनल का फेस खोला गया, तो फेस जो था वहाँ पर जैसे ही वो काम शुरू किया गया, थोड़ा काम शुरू किया गया, तो देखा गया कि जो ऊपर का पहाड़ है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा था और वो जो है वो स्लिप करने की उसकी टेंडेंसी हो रही थी। तो सारा काम रोक के पहले उसको स्टेबलाइज किया गया जी। तो उस तरीके के चैलेंजेस हर जगह आए और वो जो स्टेबलाइजेशन होता है टनलिंग फेस का, जिससे कि पूरा माउंटेन जो है उसके ऊपर टिका रहे और स्टेबल रहे, वो अपने आप में दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो इंश्योर किया गया, उसके बाद ही काम आगे बढ़ा और उसके बाद काम आगे स्मूथली चला, क्योंकि उसमें बीच में कोई भी इस तरीके की चेंजिंग जियोलॉजी ज़्यादा नहीं मिली और आराम से काम उसके बाद हो गया। लेकिन जहाँ भी जियोलॉजी चेंज हो जाती है, आप जैसे ये शेयर जोन्स की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रैटा है, जो ज़मीन है, वो उसका स्ट्रक्चर ही अलग अलग है जी। तो आप एक तरफ से टनल करते हुए आ रहे हैं, सडनली वहाँ पे फेस चेंज हो जाता है और कुछ और तरह की आपको वहाँ पर ज़मीन मिलती है, तो उसमें फिर आपको अपना टनलिंग का मेथड फिर चेंज करना पड़ता है। और आप जो टनल का सरफेस बना रहे हैं उसको भी आपको ग्राउट करके स्टेबल करते हुए जाना होता है जी। तो आप कभी भी किसी टनल के अंदर काम होता हुआ देखें, इट इज़ मार्वल बाय इटसेल्फ एंड कि कैसे वो पहले टनल का फेस खोला, उसको प्रोफाइल किया, उसमें फिर आपने ग्राउटिंग की कि वो जो फेस है वो और जो सरफेस बना उसकी प्रोफाइल ठीक रहे, वो स्टेबल रहे, उसके बाद ही आप अगला स्टेप लेते हैं। तो हर पग को आप फूंक फूंक के धरते हैं और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। आप रेडार और अलग तकनीकों के थ्रू आप कोशिश करते हैं कि आप प्रिडिक्ट कर लें कि आपको आगे क्या टोपोलॉजी मिलने वाली है, लेकिन जब आप एक्चुअली पहुंचते हैं वहाँ पे तो थोड़ा डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है और होती है। बिल्कुल। तो आपको उस समय अपना एक्शन भी मॉडिफाई करना पड़ता है उसी हिसाब से। जी बिल्कुल। तो इट इज़ अ कंप्लीटली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जिसमें कि आप कंटिन्यूअसली काम करते हुए जाते हैं और आप सारे पैरामीटर्स को देखते रहते हैं और उसके साथ ही आप अपने उसको मॉडिफाई करते जाते हैं अपने एक्शन को। तो बिल्कुल आसान नहीं है जो आज के समय में हम चिनाब ब्रिज या अंजी ब्रिज की बात कर रहे हैं, इसका जो सफ़र रहा है तमाम चुनौतियां ज़ाहिर तौर पर रहती हैं और ख़ासतौर से अजय, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए, जो मजबूती की हम बात करें, रफ्तार की बात की जाए और किस तरीके से जो मौसम के प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको झेलने की क्षमता की बात की जाए, हर तरीके से अगर देखा जाए तो ना सिर्फ ये जो पुल है मजबूत है बल्कि भारत किस तरीके से मजबूत हो रहा है वो दर्शाता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक चीज़ मुझे अच्छी ये लग रही है मुकुल जी की जो तकनीक भारत के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल की जा रही है उसको जम्मू कश्मीर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मतलब आज आप देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे सारे के सारे रेलवे नेटवर्क का जाए, शायद मुझे करेक्ट करें, कंप्लीट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जम्मू कश्मीर में हो चुका है उसका। और अमृत स्टेशन हम पूरे देश में बना रहे हैं, वहाँ भी उसी तरह के जो स्टेशन हैं उनका निर्माण किया गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहते हैं कि किस तरह से जो नेशनल लेवल पर हमने प्लान्स किए रेलवेज़ के लिए, उसको पर्वतीय इलाकों में, ख़ासतौर पर नॉर्थ ईस्ट जिसका आपने जिक्र किया, और जम्मू कश्मीर सहित जो दुर्गम इलाके हैं उनको भी उसी तरह से फोकस में रखा गया और वहाँ पर भी उतनी ही शानदार सुविधाएं जो है ईज़ ऑफ लिविंग के लिहाज से लोगों को पहुँचाई गई। जी बिल्कुल। जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है उसमें ये तय किया गया है कि जो स्टेशंस हैं वो सिटी सेंटर बन जाएंगे और सिटी सेंटर बनाने का ये मतलब है कि ये स्टेशन उस शहर के लिए, उस कस्बे के लिए एक एक्टिविटी की जगह बन जाएगी जहाँ पर आपको छोटे मोटे फंक्शन करने की जगह होगी, जहाँ पर आपको ख़रीदारी करने की जगह होगी, जहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट करने की जगह होगी, प्रोग्राम करने की जगह होगी, पार्किंग की जगह होगी और खाने पीने की सुविधा होगी और गाड़ी पकड़ने की तो होगी ही होगी। तो इसलिए ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरह से प्लान किया गया है कि वो स्टेशन, वैसे भी रेलवे स्टेशन हमेशा ही शहरों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं, तो उसमें लोगों को
अपने ट्रेन पकड़ने के लिए तो जितने आसानी से वो नेविगेट कर सकें स्टेशन को, एक्सेसिबिलिटी उनको मिल सके, जो लोग किसी भी तरह से जिनकी कोई भी चलने फिरने की परेशानी है या दृष्टि से बाधित है, तो उनको भी वहाँ पर सुगम रूप से नेविगेट करने का तरीका मिल सके। लेकिन इसके साथ ही उस शहर की या उस रीजन की जो पहचान है उसका वो एक सिंबल बन जाए, और वहाँ के जो आर्किटेक्चर है या उसके अंदर का जो की सजावट है वो उस शहर के, उस कस्बे के, उस रीजन के चीज़ों को, कल्चर को, संस्कृति को रिफ्लेक्ट करे जी। तो जैसा कि कहा गया है, ये विरासत भी और विकास भी, ये दोनों को कंबाइन करता हुआ अमृत भारत स्टेशन स्कीम है जी। और ये आप अगर USBRL के डेवलपमेंट को भी देखेंगे तो इसमें भी जितने भी स्टेशंस हैं वो सारे, जितनी भी उनमें बेसिक सुविधाएं हैं वो सब हैं। CCTV कैमरा, अनाउंसमेंट, दिव्यांगजन के लिए आने जाने की सुविधा, एस्केलेटर, लिफ्ट, जहाँ पर भी उस लेवल का स्टेशन है वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप श्रीनगर के स्टेशन की बात करेंगे, जो श्रीनगर का स्टेशन है वो कश्मीर की संस्कृति का एकदम जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर आपको वो लकड़ी में वो काम किया हुआ मिलेगा जो कि जिसके लिए कि कश्मीर मशहूर है जी। तो इस तरीके की चीज़ें, और वहाँ पर वो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी के भी स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप उस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि उस रीजन की स्पेसिफिक पहचान है। तो बिल्कुल, यानी स्टेशन पे जाते ही एक जो फील है वो ज़ाहिर तौर पर अलग हो जाती है, और उसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये आज का दिन ऐतिहासिक है। ना सिर्फ चिनाब की हम बात करें, NG ब्रिज की बात की जाए, बल्कि कैसे कटरा से श्रीनगर तक का जो सफ़र है वो और अब आरामदायक हो चुका है, सुविधाजनक हो चला है। और ख़ासतौर से अगर जया जी हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि विरासत भी, विकास भी, और इन दो के साथ जब मिलता है तो हम कह सकते हैं कि विकसित भी, और उसी ट्रैक पर भारत अब आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये विकास की रेल है जो हम कहते हैं, और जितना भी इन्वेस्टमेंट अब भारतीय रेल में आ रहा है, आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों में 2.5 लाख करोड़ का ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मिल रहा है भारतीय रेल को, और ये इसीलिए सरकार इसमें इतना निवेश कर रही है कि जो भारत का एस्पिरेशन है एक विकसित भारत बनने का, वो उसके लिए ये एक सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट है जो कि भारतीय रेल का होना चाहिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारतीय रेल में इतनी कैपेसिटी हो जाए कि हमारी जो पीक डिमांड है उससे भी हमारे पास 20% अधिक कैपेसिटी अवेलेबल हो जी। इसलिए हमें जिस भी तरह की गाड़ियाँ जहाँ भी चलानी हो, चाहे पैसेंजर के लिए चलानी हो, हमारे कुंभ मेले जैसी जगह के लिए, या होली के लिए, छठ के लिए, दिवाली के लिए, जितनी भी एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हमें चलाने की आवश्यकता हो, हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल हो। और इसी के साथ अगर हमें तेज़ गति की गाड़ियाँ चलानी हो तो उस तरह का हमारा ट्रैक हो कि हम उस तरह की गाड़ियाँ चला सकें। अगर हम हाई स्पीड रेल की बात करें तो आज की तारीख में मुंबई अहमदाबाद के हाई स्पीड सेक्शन पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और ये बहुत ही जल्द हम देख पाएंगे कि हमारे पास 320 किलोमीटर की रफ्तार से अधिक तेज़ चलने वाली गाड़ी हमारी वहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। पर वो एक अकेली गाड़ी नहीं रहेगी, वो पहला प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपने भारतीय रेल ने ऑलरेडी मैप कर रखा है कि हम और कितनी जगह पे इस तरीके की फास्ट हाई स्पीड कनेक्टिविटी लेके आए। तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है अभी भारतीय रेल की, जो कि इस तरह के गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तेज़ी से, जिससे कि जिस भी तरह की देश की आवश्यकता है, चाहे वो लॉजिस्टिक सेक्टर की हो, कार्गो कैरी करने की हो, या पैसेंजर्स की हो, वो हर तरह की डिमांड को भारतीय रेल आराम से मीट कर सके। तो बिल्कुल, तो ये एक नई शुरुआत, भारतीय रेलवे के नए अध्याय की शुरुआत हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अजय अगर देखा जाए और नए बदलाव जो हैं वो लगातार हमें नज़र आएंगे भारतीय रेलवे के, और कहीं ना कहीं जो विकास में योगदान है उसका वो जाहिर तौर पे बढ़ता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब एक रेलवे स्टेशन का निर्माण होता है या रेल की पटरियों का निर्माण होता है तो उसके साथ में जो एक्सेस जो लोकल इकॉनमी है उसको जोड़ने के लिए जो पहुंच के मार्ग बनाए जाते हैं वो भी पूरे लोकल इकॉनमी को या स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करते हैं।
और ज़्यादा स्किल्ड जो लेबर फोर्स है उसके मूवमेंट में ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये केवल कनेक्टिविटी की योजनाएं नहीं हैं, ये वाकई में अगर हम देखें तो भारत के कई हिस्सों को एक साथ जोड़ती हैं और करीब लाती हैं, पीपल टू पीपल मूवमेंट में मदद करती हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देती हैं, ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ावा देती हैं। तो रेलवे प्रोजेक्ट अपने आप में एक विकास का एक समावेशी जो मॉडल है और रेलवे के जरिए कैसे आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं, उसका एक बहुत ही नायाब उदाहरण जम्मू कश्मीर में आज हमें देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज बनने जा रहे हैं जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी जानकारी लगातार आपको हम आगे देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से